नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दंगल। साहिर लुधियानवी का एक शेर है कि जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। मसलों के हल की बात तो दूर, जंग तो मानवता के सीने पर वो जख्म दे देती है जिसे देख और सुनकर पूरी की पूरी मानवता सिहर उठती है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की ऐसी ही भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। कीव के करीब बूचा में बर्बादी का वो मंजर दिखाई दे रहा है जो पूरी दुनिया के सीने पर खंजर की तरह गड़ा हुआ है। ये तस्वीरें सभ्य समाज के लिए अभिशाप है। सड़क के किनारे बिखरे हुए शव, मारे गए लोगों के शरीर के साथ क्रूर व्यवहार, लाशों से पटे कब्रगाह। यूक्रेन का आरोप है कि बूचा में रूसी सेना के चेचन्य लड़ाकुओं ने नरसंहार किया है। इस इलाके में जब कई दिनों के बाद यूक्रेन की सेना दोबारा घुसी तो उसे सड़कों पर हर तरफ चारों तरफ लाशें ही लाशें दिखाई दी। इन लाशों के पीछे से हाथ बंधे हुए थे, जिससे लगता है कि उन्हें प्रताड़ित करके उन्हें गोली मारी गई। महिलाओं के शवों को देखकर लगता है कि उनके साथ हैवानियत की गई है। हालांकि रूस ने इन आरोपों का पूरी तरह से खंडन किया है, लेकिन किसके आरोपों में कितना है दम और ये जो नरसंहार की तस्वीरें सामने आई हैं वो किस तरह से बेचैन करती हैं। ये जंग जो 40 दिन से लगातार जारी है, कब थमेगी, इन तमाम सवालों पर करने वाले हैं दंगल में चर्चा। लेकिन उसके पहले ये पूरी रिपोर्ट देखिए। बूचा की सड़कें यहां के नागरिकों के साथ हुई दरिंदगी की गवाही दे रही हैं। बूचा की गलियों में यहां के निर्दोष लोगों के शव बिखरे पड़े हैं। जीवन का शहर बूचा अब सामूहिक कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका है। बूचा में या तो ध्वस्त इमारतें नजर आती हैं या सड़कों पर पड़े शव या फिर रोते बिलखते लोग। बूचा की चप्पे चप्पे पर लिखी हुई है दर्द भरी कहानी। रूस के भयंकर हमले का शिकार रहे बूचा को यूक्रेनी फौज ने हाल ही में रूसी फौज से छुड़ाया था, लेकिन कीव से 37 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिमी शहर बूचा पर कब्जे के बाद शहर में जो कुछ भी देखने को मिला है वो दिल दहलाने वाला है। आपका अपना चैनल आज तक बूचा शहर की इस त्रासदी का गवाह बना। यहाँ पर अभी भी शव निकाले जा रहे हैं और यूक्रेन की सेना का यह कहना है कि रूस की सेना ने यहाँ पर जो लोग बंदी बनाए थे, यानी यूक्रेन के जो सिविलियन यहाँ पर बंदी बनाए थे, उनके हाथ पीछे से बांधकर उनको गोली मार दी और ये एक युद्ध का अपराध है। अगर आप आसपास देखिए तो ये यहाँ का मेन सुपरमार्केट है। ये मेन सुपरमार्केट पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इस पर भारी बमबारी हुई है। भारी बमबारी के अलावा अगर आप आसपास घरों को भी देखें तो घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। कैमरामैन ललित मोहन जोशी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आग के बाद पूरा जो डिस्ट्रक्शन हुआ बमबारी के बाद, और वहां उस ट्रक के पास जो शव अभी भी पड़े हुए हैं और पिछले कई दिनों से शव यहां पर पड़े हुए हैं। आज पहली बार एम्बुलेंसेस आकर इन शवों को यहां से हटाने का प्रयास कर रही है। इन शवों को यहां से हटाया जा रहा है। बूचा के यूक्रेनी अधिकारियों और चश्मदीदों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है वो और ज्यादा दिल दहलाने वाली है। खबर के मुताबिक रूसी फौज ने बूचा में जमकर अत्याचार किए। लोगों के हाथ पांव बांधकर करीब से उन्हें गोलियां मारी गईं। घर और बेसमेंट में छिपे लोगों को बाहर निकाला गया। उनके मोबाइल फोन की जांच की गई। मोबाइल से रूस विरोधी गतिविधि का खुलासा होने पर उन्हें ताबड़तोड़ गोलियां मार दी गई। आरोप तो यहाँ तक है कि मारने से पहले कई महिलाओं के साथ रेप भी किया गया। बूचा में आप तबाही की ये तस्वीरें देख रहे हैं। हम एक रिहायशी इलाके में हैं और अभी विक्टर और साशा से मेरी बात हो रही थी। वो कह रहे हैं कि देखिए ये तो घर है, यहाँ कोई सरकारी इमारत नहीं, कोई सेना नहीं। इन घरों को तबाह किया गया। यहाँ पर रॉकेट और मिसाइल दागी गई और हजारों लोग इस समय यहाँ बेघर है, अलग अलग रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। लेकिन
कुछ लोग हैं जो अभी भी अपने घरों में रहना चाहते हैं। ये रखिए, देखिए अभी भी बर्फ पड़ रही है, तापमान 0 के नीचे है, 0 के 2 डिग्री नीचे अब से थोड़ी देर पहले। और इस हाड़ कपाने वाली सर्दी में देखिए घरों में ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, सब प्रभावित हुआ है। तो घरों के बाहर ऐसे खाना बना रहे हैं। साशा, विक्टर, तात्या वो इस समय खाना बना रहे हैं अपने लिए, किसी तरह यहाँ पर आए हैं। लेकिन फिर भी ल्यूबोव, लेकिन फिर भी चेहरे पर देखिए थोड़ी सी मुस्कुराहट है इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी। यूक्रेनी फौज ने बूचा और इरपिन में रूसी फौज पर पलटवार शुरू कर दिया, लेकिन जिस तरह बर्बादी की दुख भरी कहानी सामने आई है उसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। बूचा से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। सबसे बड़ा नरसंहार से बताया जा रहा है। चारों तरफ लाशों का अंबार है। जवाबदेही, जिम्मेदारी किस तरह से तय की जाएगी, दोनों ही पक्षों के अपने अपने दावे। लेकिन इन सब के बीच अगर इसमें जरा भी सत्यता है कि 400 से ज्यादा लोगों का नरसंहार किया गया है एक ही दिन में रूस की ओर से, तो ये अपने आप में पूरी दुनिया को बेहद शर्मसार करने वाला, बेचैन करने वाला और युद्ध अपराध की श्रेणी में लाकर खड़ा करने वाला यूक्रेन की ओर से जो दावा किया जा रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए 3 अलग अलग देशों से बेहद खास मेहमान इस वक्त आज तक के साथ जुड़ रहे हैं। जेड तरार जो कि स्पोक्स पर्सन है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के, वो हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। रामेश्वर सिंह जर्नलिस्ट हैं, आप मॉस्को से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप कुमार, आप बिजनेसमैन हैं, यूक्रेन से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। इसके अलावा 2 खास मेहमान, विंग कमांडर रिटायर्ड अभिषेक मतिमान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि फॉर्मर स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के। साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड AK शिवाजी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत जेड तरार आपसे ही करते हुए, चूंकि नरसंहार के जो दावे किए जा रहे हैं अमेरिका की ओर से भी कुछ सैटेलाइट इमेज के जरिए यूक्रेन के इस दावे की पुष्टि करने की बात कही जा रही है। मैं चाहूंगी कि क्या रूस के इरादे जमींदोज हो गए, इस वजह से नरसंहार की इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, इसके बारे में और किस तरह की जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को आप जेड? जी चित्रा, शुक्रिया बहुत। देखिए, जहां तक हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, और आपने भी सुना होगा कि शायद राष्ट्रपति बाइडेन ने बहुत स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि हमारी जो राय है इसमें वो ये है कि रूस मुकम्मल तौर पर यूक्रेन पर कब्जा करना चाह रहे थे। उनके इरादे यही थे कि यूक्रेन एक आज़ाद देश ना रहे, और उसके अब नतीजे हम मुसलसल देख रहे हैं पिछले 5 हफ्तों से। यानी कि जो हम सुन रहे थे, ख़ास तौर पर जब रूस ने इस जंग को शुरू किया, इस नाजायज जंग को शुरू किया उन्होंने, वो बिल्कुल गलत निकला है। यानी कि रूस का और व्लादिमीर पुतिन का ये कहना था कि शायद आज ये जो बड़ी खबर नरसंहार की सामने आई है उस पर हमारे दर्शकों को अमेरिका से आप क्या जानकारी देंगे? क्योंकि 400 से ज्यादा लोगों का नरसंहार रूस की ओर से किया जाना, यूक्रेन जो दावे कर रहा है, क्या वो सच है? जी बिल्कुल। देखिए, हम तो बहुत करीब से इन मामलों को देख रहे हैं। आपने भी सुना होगा कि स्टेट डिपार्टमेंट यानी हमारे विदेश मंत्रालय, हमारी एक टास्क फोर्स है। हम जितने भी ये जो वॉर क्राइम्स हम के नाम से कहा जा सकता है, हम उसको बहुत करीब से फॉलो कर रहे हैं। और जहां तक हमारी यूक्रेनी साझेदार और सहयोगियों हैं, उनके साथ भी हम मिलकर काम कर रहे हैं। आपने भी सुना होगा कि बाकायदा ज़ेलेंस्की ने भी कहा है कि वो भी अपने ही फोर्सेस को तैयार कर रहे हैं ताकि इस युद्ध पर ख़त्म होने में हम थोड़ा जस्टिस को भी देख सकेंगे। लेकिन असल में हकीकत ये है कि हम देख रहे हैं कि रूस के हाथों से यानी कि एक एस्केलेशन आ रहा है, टेंशन को वो बढ़ा रहे हैं, बल्कि खुद वो धमकियां दे रहे हैं कि उन्होंने बाकायदा उन्होंने ऐसे हथियार इस्तेमाल करने जो कि हम मेरे ख्याल कि हमने 21वीं सदी में देखे हैं। ठीक है। जैसे केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स भी हैं। आप ये कह रहे हैं कि केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल रूस की ओर से किया जा रहा है ताकि तबाही को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। जेड तरार, मैं चाहूंगी आप हमारे साथ लगातार बने रहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपसे पूछे जाने जरूरी हैं। लेकिन उसके पहले सीधे मॉस्को का रुख कर लेते हैं। रामेश्वर सिंह वहां से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामेश्वर जी, सीधा सा सवाल है, ये हताशा है, ये रूस की निराशा है? अगर नरसंहार की तस्वीरें सामने आएंगी तो वो अपने आप में बहुत ज्यादा परेशान करेंगी। क्या स्थिति इस कदर
पहुंच चुकी है रूस के मद्देनजर कि वो आम लोगों को निशाना बना रहा है, यूक्रेन की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं? रामेश्वर सिंह जी। चित्रा जी, ये समझे कि हम न युद्ध के साथ हैं, हम जो हैं, हम चाहते हैं हर जगह पीस रहे। इसको मद्देनजर रखते हुए आप हमें इसको सुने कि 30 तारीख को जब रशिया ने विड्रॉल किया, अनाउंस किया विड्रॉ कर रही अपनी आर्मी यूक्रेन रीजन से, जिसमें बूचा, इरपिन और गुस्तामेल 3 सिटीज मेन है जो कीव के सराउंडिंग है जी। तो ये बताइए, जब 31 को जब कीव की आर्मी वहां आई तो बिल्कुल सब शांति था, और उनका बूची का मेयर वो कहते हैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, रशियन आर्मी यहाँ से निकल चुकी है। तो ये बताएं 4 दिन में वो उनको कहां से लाशें मिलने लगी? मैं नहीं कह रहा हूं कैजुअलिटी नहीं हुई, ऑफ कोर्स वहां मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है, और वो इनका मानना है कि जैसे ही रशियन आर्मी वहां से निकली और वहां से गोले और बारूद वहां से यूक्रेन आर्मी की बूची पर चलना चालू हो गई, और बेइंतहा गोलाबारी आने के बाद किया, और जो भी रशियन आर्मी का सपोर्ट किए थे उनको मारा गया। और उसमें कहीं भी आप एक समझना चाहिए, सभी को समझना चाहिए, रूस की जो है रेगुलर आर्मी है, वो मिलिटेंट्स नहीं है, वो सिविलियंस को नहीं मारते और न मारेंगे, ये बिल्कुल सबको ये समझ लेना चाहिए। ये यूक्रेन में मिलिटेंट्स लड़ रहे हैं, आयदार अजुब्स, यहाँ पर रशियन रेगुलर आर्मी लड़ रही है, ऐसा काम नहीं करती कि वो सिविलियंस को। ये आरोप भी तो लग रहे हैं कि मध्य पूर्व के कुछ लड़ाकों को शामिल करवाया गया है अब रूस ने, ताकि इस तरह से हमलों को अंजाम दिया जा सके। लेकिन जो दावा आपकी ओर से किया गया है, जल्दी से मैं कुलदीप कुमार जी, आप इस पर जवाब दीजिए। यूक्रेन बार बार कह रहा है कि रूस के लोगों की ओर से नरसंहार किया गया है, रूसी आर्मी ने इस तरह से वहां पर बर्बरता की है कि महिलाओं तक को नहीं छोड़ा गया है, बर्बरता की सारी इंतहा पार कर दी गई। लेकिन यहां पर जो पत्रकार है मॉस्को से जुड़े हुए हैं, उनका यह कहना है कि बिल्कुल ट्रेंड आर्मी है हमारी, और ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत और झूठे हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं ये, बिल्कुल झूठ। 30 तारीख जब ये गए हैं, 30 तारीख जो लाशें हैं वो वहां पे सड़ी गली पड़ी हैं, वो आज या कल की लाशें नहीं हैं, वो कई दिनों से हैं। 4 आदमियों की मैं खुद लाशें देख कर आया हूं, जो गाड़ी में जिनको सबको मार दिया गया, जिनको एक सेफ्टी टैंक में डाल दिया गया, वहां पे गोली मारी गई, औरतों को गोली मारी गई, साइकिल पे जाते हुए आदमियों को गोली मारी गई। ये आज की लाशें नहीं है, 30 तारीख के बाद की, उससे पहले की है। बहुत जो मैं उन औरतों से मिलकर आया हूं जो रो रही हैं, जिन्होंने अपने घर के सामने अपने बच्चों को दबाया है वहां पर, और वहां पर एक लकड़ी से क्रेस्ट बनाया गया है वहां पर। ये सब गलत है, ये जो सब कुछ किया गया है सब रशिया का किया गया काम है। सिविलियंस को मारा गया है 400 लोगों के करीब, और ये सब बेकार की बातें हैं कि 30 तारीख को हमने छोड़ दिया, टैंक चला दिया गया, वहां के सिविलियंस के ऊपर टैंक चलाया गया। क्या यह यूक्रेन गवर्नमेंट ने, यूक्रेन आर्मी ने किया है? जो कि ये लाशें 15-20 दिन 40 दिन पुरानी है, 30 दिन, आप उनकी हालत ही नहीं है कि देख भी नहीं सकते आप उन लाशों को, इतनी सड़ी पड़ी हुई है। ये 30 तारीख के बाद की नहीं, 30 तारीख के पहले की लाशें हैं, और ये सारे काम रशिया के किए गए हैं, जो कि रेप करने के बाद बच्चों के सामने उनको मार देते हैं, उनकी माँ को मार देते हैं। क्या यूक्रेनियन ने काम किया? जो पूरी इंफॉर्मेशन लोगों से मिल के आए हैं, आज तक की पूरी टीम गई थी जिन्होंने खुद वहां पे बातें की हैं, ये कोरा झूठ है। इन्होंने बहुत मतलब बेदर्दी से वहां पर लोगों को मारा है, बेदर्दी से लोगों को मारा गया है। रामेश्वर सिंह जी, और आप जो आरोप लगा रहे हैं, चश्मदीदों के बयान भी हैं जो लगातार आज तक अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। महिलाओं के साथ बर्बरता की गई है, रेप तक की खबरें वहां से सामने आई हैं, आम लोगों को निशाना बनाया गया है, उनके हाथ पीछे से बांधकर करीब से उनको मारा गया है। देखिए, बिल्कुल मैं फिर से कह रहा हूं, आपके सामने आएगा, बिल्कुल फेक न्यूज है। मैं कह रहा हूं इससे रशियन आर्मी कर नहीं सकती। दूसरी, अगर आप देखें इनकी जो पट्टियां बांधी हुई हैं वो सफेद पट्टियां हैं जो रशियन आर्मी या जो रशियन सपोर्टर वो बांध रहे हैं। आप देखें ये लोग, और इसके पहले आपने देखा कि नहीं देखा, हमने ये देखा एक यूट्यूब पर कि कैसे लोग जा रहे हैं, कस्टमर जा रहे हैं, उसके पीछे से लोग आप सफेद कपड़े अपने लाशें जो अपने जिसको लाश कह रहे हैं, सफेद कपड़े अपने ऊपर खींच रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हुई है, बिल्कुल हुई है, लेकिन ये जो है दोनों तरफ के लड़ाई हुई है, न कि स्पेशल किसी को मारेगा। वो केवल आयदार, मैं रेगुलर आर्मी की बात नहीं कर रहा हूं, यूक्रेनियन ये जो उनके मिलिटेंट्स हैं वो कर रहे हैं हर जगह, चाहे मरियोपोल हो, चाहे वो कहीं भी हो जा रहे हैं, वो जो रूसी समर्थन हैं सबको वो मार रहे हैं, सबको जो है वो उनको
पकड़ रहे हैं, मार रहे हैं, उनको वो कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसा कोई भी वो नहीं है। सारे ये, और देखा जाए पूरे दुनिया में रशियन मीडिया जो है बिल्कुल ब्लॉक की गई है। आप एक तरफ का देख रहे हैं, किसका देख रहे हैं? अमेरिकन। आप जो इराक को बर्बाद कर दिया ये दिखा करके, उनके इंटेलिजेंस ने बताया कि उनके पास केमिकल वेपन है। दूर क्यों जा रहे हैं आप? इराक जा रहे हैं, अभी यूक्रेन में ही रहते हैं ना। यूक्रेन में तबाही की जो तस्वीरें सामने आई है वो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम इराक नहीं जा रहे हैं, हम तो यूक्रेन की तस्वीरें दिखा रहे हैं। केवल वेस्टर्न मीडिया, रशियन मीडिया का भी तो देखें, कहीं है इसीलिए तो आपको बिठाया हुआ है ना लाइव, कि आप बताइए, आप जो सच है बताइए, जो रशिया का पक्ष है वो बताइए। इसीलिए आप बैठे हुए महोदय। इसलिए जो मेरे पास इंफॉर्मेशन वो मैं बता रहा हूँ, मैं वो फ्रंट पे नहीं हूँ। तो इसलिए जो फ्रंट पे नहीं है, आपको मालूम नहीं है, हम लोग वहां पर हैं और जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है हम लोग जानते हैं। कुलदीप कुमार जी, जल्दी से आप एक रिएक्शन दीजिए, उसके बाद में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर लेते हुए फौरन अपने दोनों मेहमानों पर रुक करेंगे। अभिषेक वर्तमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। AK शिवाजी, दक्षिणी यूक्रेन में रूसी सेना की गोलाबारी लगातार जारी है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दें, रूस की गोलाबारी में 8 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। दक्षिणी यूक्रेन में रूसी सेना की गोलाबारी लगातार जारी है। रूस यूक्रेन की जंग को 40 दिन हो चुके हैं। आपको बताते चले, इन 40 दिनों में अब सवाल ये खड़ा हो रहा है, इस दौरान मुख्य मोर्चों को जीतने में कुछ जगहों पर कामयाब रहा है रूस, तो कुछ जगहों पर पूरी तरह से फेल रहा है। वहीं रूस की गोलाबारी में 8 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इसके अलावा बूचा से जिस तरह की भयावह दर्दनाक तस्वीरें बर्बरता की सामने आई हैं, आप देख पा रहे हैं बूचा में बर्बादी की तस्वीरें। आप देखिए जगह जगह टैंक किस तरह से जले हुए पड़े हुए हैं, या फिर वहां पर नरसंहार की तस्वीरें। ये तस्वीरें विचलित करती हैं, परेशान करती हैं। और इसी सवाल के साथ सीधे AK शिवाजी में आपके पास आते हुए, दोनों ही पक्षों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन यूक्रेन की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं नरसंहार के, अगर इसमें जरा भी सच्चाई है तो इसके मतलब मायने क्या निकाले जाए? और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ, दोनों पक्षों में से सच कौन बोल रहा है, ये दुनिया को कैसे पता चलेगा? हाँ चित्रा, ये तो सच है कि दोनों तरफ से मुझे लगता है एट्रोसिटीज हुई हैं, नरसंहार हुआ है, और अभी पता लगाना मुश्किल है क्योंकि ज्यादातर वेस्टर्न मीडिया की बातें हमारे पास मिलनी। मगर ये सच है जो कि बुच्चा के अंदर दिखाया गया है या आयरपिन में। इसकी वजह यह है कि जब रूस की फौज आई थी, उसने सोचा था 10-12 दिन में ही पूरे यूक्रेन को काबू कर लेंगे, और उन्होंने यूक्रेन की जो कैपिटल है कीव को भी घेरा डाल दिया था। इसी प्रकार फाइनेंशियल कैपिटल खार्किव, और ये जो बुच्चा है, आयरपिन है, ये सैटेलाइट टाउन। मैं क्योंकि कीव में रह चुका तो मुझे मालूम है। तो वहां पर क्या है, अगर आपको कीव को लेना है तो आपको बुच्चा भी लेना पड़ेगा, आयरपिन भी लेना पड़ेगा। ये सैटेलाइट टाउन है। मगर हुआ क्या कि जब रूस की फौजें अंदर आने की कोशिश कर रही थी तो वो नहीं आ पाई, क्योंकि इनकी डिफेंसिव बहुत अच्छी मजबूत थी यूक्रेन की फौज की। और ऐसे में इन्होंने फिर फ्रस्ट्रेशन में काफी, मेरे को लगता है, एट्रोसिटी की है। और वहां पर मास जो अभी आपके पास लोगों की मारने की बात पता चली है, मुझे लगता है इसमें सच्चाई हो सकती है। और उसके अंदर यही नहीं, उनके अंदर माइंस और बूबी ट्रैप्स भी मिले गए हैं। उनकी बॉडी जो है सड़ी हुई नजर आई है। तो ये हो सकता है ये हुआ हो। मैं ये नहीं कह रहा कि रूस ने ही ऐसा किया, यूक्रेन के ने नहीं किया। ये लड़ाई है, इसके अंदर दोनों तरह का पक्ष है। मगर ये सच्चाई है कि रूस ने सोचा जो था कि वो कर पाएगा, वो नहीं हुआ। स्पेशली कीव और खार्किव को वो काबू नहीं कर पाया, और बाद में उसने अपना मिलिट्री एम बदला। और मैं एक और बता रहा हूं चित्रा, अब जिस प्रकार से साउथ यूक्रेन में ये बमबारी कर रहे हैं, उड़ीसा में, मारियापोल में, इनका मतलब है कि डोनेबस का एरिया लेना, डोनेबस के अंदर एक बार बफर जोन बनाना, मारियापोल को काबू करना, जिससे डोनेबस को क्रीमिया से लैंड रूट से जोड़ा जाए, फिर उड़ीसा लेना, और उसके बाद खारोसन लेना, जो कि ब्लैक सी और सी ऑफ आजो को काबू करे। तो सच्चाई यह है कि कहीं ना कहीं जो रूस ने सोचा था वो नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बातें आप बता रहे हैं। ठीक है सर, मैं फौरन लौटूंगी। आप ये कह रहे हैं कि इसमें सच्चाई हो सकती है,
क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई परेशान करने वाली हैं, विचलित करने वाली हैं। विंग कमांडर अभिषेक मतिमान, सीधे आपके पास आते हुए, हालांकि इस बात को लेकर दोनों ही पक्षों के अपने अपने दावे, रूस के अलग हैं, यूक्रेन के अलग हैं, लेकिन इन सब के बीच अगर इस दावे में जरा भी सच्चाई, क्योंकि यूक्रेन के ऊपर रूस की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं, बीते 40 दिनों से यह जंग जारी है, यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। हालांकि जंग को आगे बढ़ाने की कोशिशों में लगातार उसको कामयाबी भी मिल रही है, लेकिन बूचा की ये जो तस्वीरें और यूक्रेन के ये जो दावे हैं, उससे क्या समझा जाए? देखिए, जैसा कि जनरल स्वाच ने भी बोला, दावे होते रहेंगे, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर युद्ध के पहले तीसरे दिन के बाद से ही हम देखें तो शुरू हो गया था। हम किसी भी दावे को, चाहे वो रूस की तरफ से हो चाहे यूक्रेन की तरफ से हो, हम उसको पत्थर की लकीर या उसको कंफर्म नहीं कर सकते। हमें ये समझना होगा कि जो डायरेक्टली आमने सामने की फौजें हैं, जो रूस और यूक्रेन है, उसके अलावा जो वर्चस्व की लड़ाई जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व फोर्सेस हैं, जैसे कि अमेरिका और नाटो फोर्सेस और नाटो देश हुए, हमें ये समझना होगा कि जो यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं और उनके प्रशासन को रूस के अगेंस्ट हथियार उठाकर एक क्रेडिबल ऑपोजिशन या लड़ने के लिए प्रोत्साहित करते आ रहे हैं, उनके पास इस वक्त फेस सेविंग के लिए एक ही ऑप्शन बचता है कि पुतिन साहब को क्रिमिनल करार देना, उनको किसी तरह से ये प्रूव करना कि जो भी एक्टिविटीज रूसी फोर्सेस ने आकर यूक्रेन के अंदर करी हैं, उनको डिस्क्रेडिट करना और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस मामले को ले जाना। ये सही बात है और इसे कोई नकार नहीं सकता कि जो पेट्रोलियम हुआ या गैस सप्लाईज हुई, उनका अगर जो आयात निर्यात है वो डॉलर्स की बजाय किसी और करेंसी में, जैसा कि अब शुरुआत हो चुकी है अपने एम्बार्गो लगने के बाद, अमेरिका द्वारा लगाए हुए एम्बार्गो लगने के बाद, अगर ये चीज असलियत में तब्दील हो जाती है और लार्ज स्केल पर पूरे विश्व में डॉलर को साइड में रख के अगर ये आयात निर्यात का कार्यक्रम इंडिविजुअल करेंसीज पे होने लग जाता है, तो वो अमेरिका के लिए बहुत बहुत बड़ा झटका होगा। तो ठीक है सर, बड़ी खबर आ रही है दंडरार से। सवाल का मैं जवाब लूंगी। कीव के पास फिर से गोलाबारी की खबर सामने आ रही है। बोरा दियांका में रूस की गोलाबारी, और देखिए अलग अलग हिस्सों से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, लगातार आज तक आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। रूसी सैनिकों ने रिहायशी इलाकों पर गोली चलाई है। जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, रिहायशी इलाकों को, रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन का यह दावा है इमारतों में बुजुर्गों को रखा गया था, वहां पर निशाना साध रहा है रूस। जुल्म के लिए रूस पूरी तरह से जिम्मेदार है। यूक्रेन की ओर से बार बार ये दावे किए जा रहे हैं। 40 दिनों से लगातार ये जंग जारी है। इन सब के बीच आपको बता दें, ग्रैमी अवार्ड फंक्शन के मंच पर जेलेंस्की की ओर से कहा जा रहा है रूस अपने बमों के साथ एक भयानक सन्नाटा लेकर आता है जो मौत से लिपटा रहता है। आप किसी भी तरह हमें मदद करें, सपोर्ट करें, मगर खामोश नहीं बैठे। बार बार रूस के खिलाफ जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनकी ओर से ये बातें कही जा रही हैं। कीव के पास बोरोदियांका में रूस की गोलाबारी की बड़ी खबर सामने आई है। तस्वीरें भी लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कितना भयावह ये मर गुजरते दिन के साथ माना जा रहा था। शुरुआती हफ्ते के बाद स्थिति थोड़ी कंट्रोल में होगी, लेकिन 40 दिन गुजर चुके हैं। हालात जस के तस, दोनों ही तरफ से एक दूसरे को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। लेकिन जेड तरार सीधे आपके पास आते हुए, अभी जो बातें विंग कमांडर अभिषेक मतिमान की ओर से की गई कि वेस्टर्न जो आप लोगों की सोच है कि पुतिन को किसी भी तरह से क्रिमिनल करार दे दिया जाए और उसके लिए साम दाम दंड भेद हर चीज का सहारा लिया जाए, उसमें भी कामयाबी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और इस युद्ध को जो वेस्टर्न कंट्री है वो भी चाहते हैं कि इसको लंबा खींचा जाए। जी जितर, ये मैं आपको सच बताऊं, ये बहस मुझे इंतहाई अजीब लग रहा है। देखिए, हकीकत हमारे सामने है, ठीक है, इसमें शायद बहस करने की जरूरत नहीं है। अब अगर हमने इतना करीब से जाना है कि खास एक गोली कहाँ पे लगा, किसको मारा, मेरे ख्याल में ये भी ठीक है कि हम कह सकते हैं कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर हमारे पास वो एविडेंस नहीं है जो कि हम एक इंटरनेशनल
कोर्ट को हम दे सकें या ऐसा कोई जो कानूनी तौर पर हम एक्शन ले सकें। लेकिन इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि एक देश ने किसी और देश पर बिला वजह हमला किया, ठीक है। तो अब ये अगर हकीकत है जो कि हमारे सामने है, कोई इनकार नहीं कर रहा, तो इससे आगे जाने का इतना फायदा है। और ये भी देखिएगा कि इसमें कोई लॉजिक है कि अमेरिका इस युद्ध को आगे बढ़ाना चाहता है, जबकि पूरी विश्व के हमारे एनर्जी मार्केट्स का बेड़ा गर्क हो चुका है। और अगर आप बहुत ही सिनिकल तौर पर देखना चाह रहे हैं हमारी तरफ से, अमेरिका की तरफ से, तो इसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि इस युद्ध शुरू होने से पहले अगर आप बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे पॉलिसी को देखिएगा, मेरे नहीं ख्याल है कि आप इसको गेस कर सकते थे या आप इसको भी प्रिडिक्ट कर सकते थे कि ये 2022 में ये भी हमारा प्रायोरिटी बन जाएगा। तो मेरे नहीं ख्याल कि ये जितने भी शिकायत हैं इसमें कोई सच्चाई है। अब सवाल ये है, असल सवाल ये है कि अब हमने क्या करना है। पूरी विश्व ने, खास तौर पर लोकतांत्रिक देश जो हैं, उन्होंने क्या करना है। ये हम देख रहे हैं, हमारी आंखों के सामने है जो गलत काम हम देख रहे हैं रूस और पुतिन के हाथों से यूक्रेन में, जो कि एक आज़ाद देश है, जो कि एक लोकतांत्रिक देश है। क्या करना है हमने? हम ये समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि जितने भी पूरी विश्व के लोकतांत्रिक देश है, हम एक आवाज में पुतिन को कहें कि ये बिल्कुल गलत है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम आप पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं और लगाए हुए रखेंगे जब तक कि आपने यूक्रेन को नहीं छोड़ा। और हम उसी वक्त ज़ेतरार जी, यही तो सवाल है ना, तमाम आर्थिक प्रतिबंध रूस के ऊपर, पुतिन के ऊपर आपने लगा लिए, लेकिन डॉलर को भी धता बताते हुए अब वो रूसी करेंसी के जरिए व्यापार को आगे बढ़ाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। युद्ध के 40वें दिन अगर इस बात को लेकर हम डिस्कशन करेंगे कि अब यहां से क्या होना चाहिए, ये तो डे 1 से सोचा जाना चाहिए। और बड़े बड़े देशों की, लोकतांत्रिक देशों की ये जिम्मेदारी भी है, जो ताकतवर मुल्क हैं, कि अगर एक शहर, एक देश दम तोड़ रहा है तो चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा क्यों है? ये अपने आप को बैक करके क्यों रखा गया है? इसको खत्म करने की दिशा में आखिर कोई ठोस पहल होती हुई नजर क्यों नहीं आती है? कहा तो यह भी जाता है कि आप लोगों के भी इंटरेस्ट इससे जुड़े हुए हैं, इसी वजह से कोई चाहता नहीं है कि जल्द से जल्द इसका हल निकले। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और मेरे ख्याल में कोई इसको इनकार नहीं कर सकता कि 40 दिन हो चुके हैं, आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं इस वक्त। लेकिन जो सच है वो ये है कि इन प्रतिबंधों और जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उस पर टाइम लगते हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि रूस की इकोनॉमी को 10% का नुकसान पहुंच चुका है, उनकी करेंसी को भी बहुत नुकसान पहुंच चुकी है। तो ये काम तो कर रहे हैं, लेकिन आपने भी देखा होगा कि आर्थिक प्रतिबंध लगाने से एकदम से एक हफ्ते के अंदर अंदर हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि पुतिन ने मुकम्मल तौर पर अपना स्ट्रैटेजी को तब्दील करना है। तो ये भी सच है, हमें मानना पड़ेगा। लेकिन असल में हम चाहते ये है कि यूक्रेन को जितना भी हम सपोर्ट दे सकते हैं इस वक्त वो हम दें, जितना प्रेशर हम रूस पर लगा सकते हैं वो हम लगाए रखें, और पुतिन को हम साफ तौर पर कहें कि ये जो नाजायज युद्ध हम देख रहे हैं ये 21वीं सदी में बिल्कुल नहीं चलता। आप एक पड़ोसी देश पर हमला नहीं कर सकते, उनके टेरिटोरी पर आप आज तो 40 दिन हो चुके हैं ना, 40 दिनों से यह हमला लगातार जारी है। ऐसे में वो कौन सा देश होगा जो कम से कम अब सामने आकर मध्यस्थता करे, कुछ तो ऐसा करे ताकि इस युद्ध का कोई निर्णय निकले, खत्म हो। जाने जा रही है, तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। एक अच्छा खासा हंसता खेलता मुल्क दम तोड़ता हुआ हर रोज दिखाई दे रहा है। और यहां पर तमाम देशों के अपने अपने दावे में लौटूंगी। अब मॉस्को से जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े में रामेश्वर सिंह जी, वो लगातार रूस का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन उसके पहले जल्दी से अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। बूचा के हाल पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बेहद दुखी हैं। उनकी ओर से कहा गया है कि लाशों की तस्वीरें रूसी सैनिकों के घर वालों को जरूर देखनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आखिर बूचा ने रूस का क्या बिगाड़ा कि उसकी सूरत बिगाड़ने पर रूस पूरी तरह से आमादा है। सुनिए राष्ट्रपति जेलेंस्की को। मैं चाहता हूं कि हर रूसी सैनिक की मां बूचा, इरपिन और हॉस्टोमेल में मारे गए लोगों के शव देखे। उन्होंने क्या किया था,
उन्हें क्यों मार डाला गया? सड़कों पर साइकिल से जा रहे इंसान का क्या कसूर था? महिलाओं के कानों की बालियां खींचकर उनका गला क्यों घोटा गया? ये कैसे मुमकिन है कि उनके बच्चों के सामने महिलाओं से रेप कर उन्हें मार दिया जाए और फिर मरने के बाद उनके शव का मजाक बनाया जाए? उन्होंने लोगों के शवों को टैंक से क्यों कुचल डाला? यूक्रेन के शहर कूचा ने रूस का क्या बिगाड़ा था? सबसे बड़े नरसंहार की ये तस्वीरें यकीनन विचलित करती हैं, परेशान करती हैं। 40 दिन से लगातार रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है, लेकिन इतनी भयावह तस्वीरें अगर यूक्रेन की बातों पर भरोसा किया जाए तो इसके पहले कभी सामने नहीं आई थी। आप देख पा रहे हैं पूरी तरह से मलबे में एक अच्छा खासा शहर, हाथ पांव बांधकर नागरिकों की किस तरह से हत्या की गई है वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। नागरिकों की हाथ और पांव बांधकर पीछे देखिए किस तरह से उनकी हत्या कर दी गई है, महिलाओं के साथ रेप किया गया है बच्चों के सामने। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति की ओर से इस बात के दावे किए जा रहे हैं। सीधे रुक करेंगे रामेश्वर सिंह जी। रामेश्वर सिंह जी, आपने जेड तरार को भी सुना और विचलित कर देने वाली बर्बर तस्वीरें भी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। यह बात तो सच है कि इस पूरे मामले में सच क्या ही पक्षों के अपने अपने दावे, लेकिन यह बात भी सच है कि यूक्रेन के ऊपर तो रूस की ओर से हमला किया गया, उसके शहरों को आप लोग तबाह कर रहे हैं, उसको पूरी तरह से नेस्ता नाबूद कर देने पे क्या रूस आमादा नहीं दिखता? इसके लिए आपको ये देखना होगा कि रूस ये ऑपरेशन क्यों चालू किया। इसको आपको 8 साल पीछे जाना होगा। 8 साल से लगातार लुगांस्क एंड डोनेस्क में कम से कम ऑफिशियली जो है कम से कम 14,000 लोग मारे गए हैं, उसमें कोई सामने नहीं आया। आज भी वहां जो है वहां पर रॉकेट्स आ रहे हैं, चाहे डोनेस्क, वहां बिल्कुल पीस, वहां कोई वो वार नहीं हो रही है, वहां पर जो है लोग मर रहे हैं। तो इसको एक कंट्री को बचाने, अपने नागरिकों को बचाने के लिए रूस को ये कदम उठाना पड़ा। और इसमें आप देख रही हैं जब कोई भी ऑपरेशन होता है उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और न कभी रूस ने कहा कि हम 3 दिन में या 4 दिन में ये वार खत्म कर देंगे, ऐसा कहीं नहीं। हमने तो कम से कम इसको नहीं सुना। तो ये एक कब तक चलेगी वॉर? हो रहा है, चलती रहेगी यूं ही, मरते रहेंगे लोग और ये बर्बाद होता रहेगा एक देश। अमेरिका इसका जो है सोल्यूशन नहीं खोजेगा। अमेरिका, और आज देखिए यूके क्या कर रहा है, हम लॉन्ग रेंज इनको देंगे मिसाइल्स, ये देंगे, इससे वार रुकती है। ये बड़े देश हैं, इनको सामने आना चाहिए, इनको दोनों को समझाना चाहिए, तभी ये वार रुक सकती है। अमेरिका की बात मानेगा रूस? आप ये कह रहे हैं कि आगे आके बातें करनी चाहिए। एक बार आगे आके देखिए। कुलदीप जी, आ रही हूँ आपके पास। हम इसकी गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन एक बार आगे आके देखिए ना। ये ना कहिए हम सैंक्शन आपस में जो प्रतिद्वंदी या फिर दुश्मन देश हैं, आपको लग रहा है कि उनके बीच इस तरह की स्थिति बन सकती है कि एक दूसरे को समझाए? एक ही शिवाजी को जोड़ना चाह रहे हैं जल्दी से, उसके बाद में फौरन आ रही हूँ कुलदीप जी आपके पास। देखो चित्रा, मेरे को लग रहा है कि ये लड़ाई के अंदर दोनों तरफ से ही मुझे लगता है एक्सेसिव जो है, लड़ाई बढ़ती जाएगी तो और होंगे। लड़ाई जितनी जल्दी रुके उतना अच्छा है, मगर सच्चाई ये है कि इसके अंदर दूसरे देशों के अपने हित हैं। जैसे बात है कि अमेरिका का अपना हित है, लड़ाई बढ़ेगी तो उसका ऑयल और गैस की मार्केट हो सकती है यूरोप में, उसका हो सकता है हथियार बहुत बिकेंगे, क्योंकि छोटे छोटे देश भी अब घबरा गए हैं। जब से यूक्रेन पे लड़ाई हुई है तो सभी डर के मारे बहुत हथियार खरीद रहे हैं। तो ये एक मार्केट है, और ऐसे में यूक्रेन 60 से 70% बर्बाद हो गया है, मगर रूस को भी इकोनॉमिकली बहुत नुकसान हुआ है। रूस को इकोनॉमिकली बहुत बड़ा देश नहीं है, मिलिटरी तो नंबर 2 है, पर अगर आप इकोनॉमी देखें तो उसकी 1.43 ट्रिलियन डॉलर है, 12वें नंबर पे है। और जिस प्रकार से इस बार सैंक्शन लगी हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में रूस को तकलीफ होगी और वो चीन के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होगा, और वो वर्ल्ड के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। वो एक छोटा डिपेंडेंट बनेगा चीन के साथ, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा जिसके अंदर एक तरफ यूएसए होगा, एक तरफ चीन, उसके साथ रूस, एक तरफ कहीं भारत अलग निकलेगा, मल्टीपोलर वर्ल्ड। मगर सच्चाई है ये लड़ाई जितनी खींचती जाएगी, ये ह्यूमन ट्रेजेडी है जहां पर लोग मर रहे हैं। मैं ये पूछता हूं कि अभी इसके अंदर एग्रेसर रूस है, यूक्रेन तो डिफेंडर है,
तो सच्चाई है एक्सेसिव जो यूक्रेन के अंदर हुए हैं, चाहे वो कीव में, खार्किव में, बुचा में या आपके आयरपिन में, मैरियापोल में, वो हुए हैं जो रूस के फौज ने किए हैं या रूस के समर्थकों ने किए। मगर जब डोनबस का इलाका है, डोनेट्स्क, लुहांस्क, हो सकता है वहां पर यूक्रेन की फौजों ने एक्सेसिव किया हो, मगर सच्चाई है ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है। ये पता लगाना वास्तव में बेहद मुश्किल है कि दोनों तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं किसके दावों को सच माना जाए। रूस यूक्रेन जंग पर इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे लेते हुए उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। कुलदीप कुमार जी आपको जोड़ना चाह रहे थे। पोलैंड का दौरा करेंगे ब्रिटेन के विदेश सचिव। रूस पर कड़े प्रतिबंध जिस तरह से लगाए गए हैं इन देशों की ओर से, उसको लेकर पोलैंड का ये दौरा उनका काफी ज्यादा ब्रिटेन के विदेश सचिव का अहम माना जा रहा है। रूस पर कड़े प्रतिबंध को लेकर पोलैंड का ये दौरा, हालांकि आपको बताते चले कि कई आर्थिक प्रतिबंध पहले भी नाटो देशों की ओर से लगाए जा चुके हैं, अमेरिका की ओर से कई कड़े और बड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन इन सब के बीच रूस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आगे आने वाले वक्त में यकीनन इसकी वजह से जो वर्ल्ड ऑर्डर है जिसका जिक्र यहां पर AK सिवाच कर रहे थे, उसमें तब्दीली देखने को मिल सकती है, क्योंकि अलग अलग गुटों में बटे हुए देश दिखाई देंगे। और इस वजह से आज की ये जो बड़ी खबर है वो अपने आप में महत्वपूर्ण। लेकिन कुलदीप जी सीधे आपके पास आते हुए, देखिए एक पक्ष जो यूक्रेन की ओर से कहा जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरा पक्ष रामेश्वर सिंह की ओर से जो रशिया का है, उस बारे में भी गौर करना होगा। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि देखिए हमारी फौजें पूरी तरह से ट्रेंड हैं, हम तो वहां पर सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, हमें वहां के नागरिकों को निशाना नहीं बनाना है, नागरिकों के भीतर भरोसा पैदा करना है। तो हम नागरिकों को क्यों हमले में उनको तबाह करने की, उनको बर्बाद करने की या फिर इस तरह से बर्बरता करने की कोशिश करेंगे? उनका तो एक ही मकसद है, सत्ता परिवर्तन। सत्ता परिवर्तन के लिए क्या लाखों आदमियों की जिंदगी चली जाए, कोई बात नहीं। इन्होंने बोला कि धनबास और लुगांस्क की बात करते हैं, क्रिम भी हमारा था, धनबास भी हमारा था, लुगांस्क भी हमारा। लड़ाई किन्होंने शुरू की? क्रिम को कौन लेकर गया? धनबास में किसने एंट्रेंस, पहले कौन लोग अंदर आए? हमारे, अगर हम अपनी जमीन अपनी को बचाना चाहते हैं तो क्या हमारी गलती है? फिर क्रिमिनल कैसे डिक्लेयर करेंगे? जो रेप कर रहा होगा रशियन आदमी वहां पर, उसको तो नहीं बोलेंगे फोटो खींच के आप हमारे को भेज दीजिए। ये सब हो रहा है जो हम अपनी आंखों से देख कर आए हैं, ये नया नहीं है। कुछ पता नहीं क्यों हम लोग डर के सच का साथ क्यों नहीं दे पा रहे हैं, हमारे को एकजुट क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्या लगता है कि जी नहीं ऐसा, वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं? ये सच्चाई है जिससे हम पीछे नहीं हट सकते कि ये रशिया की फौजें जो हैं सिविलियंस को मार रही हैं, मासूमों को मार रही हैं, रेप कर रही हैं, बांध के टैंक के नीचे देकर गलत तरीके से, और उनकी लाशों की जो दुर्दशा की जा रही है, वो आप एक बार आइए, जो है अपना सिंह साहब आइए और एक बार देखिए यहाँ आकर, तब आपको मालूम पड़ेगा, तब आप महसूस कर पाएंगे कि जो उनके जानवर तक वेट कर रहे हैं कि शायद हमारे मालिक वापस घर पर आएंगे, उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं। इंसानों की तो बात छोड़िए। तो ध्यान दीजिए, लड़ाई कभी भी यूक्रेन ने नहीं शुरू की, क्रीमिया आपने हमारा लिया। हम हमेशा लड़ाई के फेवर में नहीं रहे हैं, ना आगे हैं, ना पहले थे, ना अब है। तो आप ध्यान दीजिए, मिलकर हमारी मदद कीजिए। आप ये मत बोलिए कि रशिया ठीक कर रहा है, रशिया के ट्रेंड लोग हैं, कोई ट्रेंड लोग नहीं है, और रशिया ने अपनी सेना हटाई नहीं है, उनकी सेना यहाँ से भागी है या मार दी गई है। जवाब दीजिए इस पर। देखिए, ये तो अब कुछ भी कोई बोल सकता है। रशिया ने ऑफिशियल डिक्लेयर किया हम अपनी आर्मी विड्रॉ कर रहे हैं, तो उसके बाद आप जो भी कह सकते हैं कि आपने भगाया, आपने ये किया हो, तो अब तो आपकी अलग वो है, ये डिस्कशन का वो नहीं है, आपको इसको फैक्ट देखना पड़ेगा। और बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल ह्यूमन ट्रेजेडी है। कुलदीप कुमार जी आंखों देखा हाल बता रहे हैं, रामेश्वर सिंह जी वो आंखों देखा हाल बता रहे हैं, वो खुद उस बात को महसूस कर रहे हैं, उन्होंने अपनी आंखों से देखा है वहां पर लोगों को तड़पते हुए, रोते बिलखते हुए। आप आज जो आप देख रही हैं वीडियो, वो भी आंखों देखा ही है, लेकिन वो कितना सच है, कितना फेक है, उसको हम सच कैसे दिखाएं हम आपको? आप बता दीजिए सच कैसे आप बताएं आपको? हम इन्वेस्टिगेट करो इसको, और क्यों नहीं करने दे रहे हैं? इन्वेस्टिगेट करने क्यों जाएगा अगर कोई अपराधी होगा तो? पहले ये बताइए, अगर रशिया ने ये किया, जो मिसाइल जो फेंकी गई है वो भी क्या यूक्रेन ने खुद अपने आदमियों को मार दिया? क्या उसमें सिविलियंस नहीं मर रहे? जो एयर स्ट्राइक हो रही है की बात कर रहा हूँ। तो आप एक जगह तो झूठ कह देंगे, चलो ये झूठ है, आपने मार, बाकी जगह पर जो लोग मर रहे हैं वे कैसे मर रहे हैं? क्या हम खुद मिसाइल फेंक रहे हैं वहां पर? नहीं, बिल्कुल देखिए, जब मिसाइलें चल रही हैं, जहां तक देखे जितने भी मिलिट्री बेस हैं, सारी मिसाइल्स इनके जो हाई फ्रीक्वेंसी मिसाइल्स हैं, सारी जो मिलिट्री बेस पर जा रही हैं। नहीं है, जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स पे गिर रही है वो मिलिट्री बेस नहीं है,
आप देखिए कितने लोग, 20-30 हजार लोग तो सिर्फ मरियोपोल में मर गए हैं वहां पर। आप क्या बातें कर रहे हैं? आप एक सच्चाई को मानिए, आप जो सच है उसको मानिए। आप ठीक है, देखिए जी, आप रशिया से हैं, यूक्रेन से हैं या इंडिया से, एक सच्चाई को तो माने कम से कम। जो सच है उसको क्यों झुठलाएंगे हम? सच का तो साथ दीजिए। और वॉर के फेवर में कोई भी नहीं है ना। उनकी हालत बताइए क्या हो रही है? क्या केवल रशियन आर्मी वहां डिस्ट्रॉय कर रही है? भाई आप बताइए, आप तो खुद तो बोल रहे हैं कि आप लोगों का कब्जा है घरों में, जाके आप निकाल के लोगों को मार रहे हैं आप। और मतलब हम लोग मार रहे हैं क्या उन पर? आप लोग कर रहे हैं ये सब जो कर रहे हैं। हम अपने लोगों को नहीं मार रहे, आप लोग मार रहे हैं। और हमारा आप बताइए कि रशिया पे कोई आदमी हमारा क्या लड़ने के लिए? आप यूक्रेन की धरती पे आए हैं यूक्रेन से लड़ने के लिए। आप आए हैं, हम लोग तो बिल्कुल आराम से रह रहे थे यहाँ पर। बात यहाँ तू मैं से कहीं आगे की है। बात जिस तरह का युद्ध अपराध किया जा रहा है उसको लेकर है। बात यह है कि दोनों पक्षों में सही किसको माना जाए और क्यों नहीं एक निष्पक्ष एजेंसी की ओर से पूरे मामले की जांच करा ली जाए। अगर यह नरसंहार वास्तव में हुआ है तो यह अपने आप में विचलित परेशान करने वाला है और इस युद्ध अपराध को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी युद्ध में आम नागरिकों को मारने की इजाजत नहीं होती है। इसको लेकर कई तरह की संधियां हैं, उसके बावजूद कोई मानने को तैयार नहीं होता है। विंग कमांडर सीधे मतिवान आपके पास आते हुए साहब, अभी की परिस्थिति यह है कि 40 दिन के बाद भी यही सवाल पूछना पड़ रहा है कि यहां से यह जंग आगे बढ़ता हुआ कहां नजर आ रहा है? या आपको लग रहा है कि चूंकि तमाम देशों के इससे इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, इसी वजह से कोई भी देश इसको जल्द खत्म करने की तैयारी में नजर नहीं आता है? बिल्कुल सही कहा आपने। आप अब इसको जरा वाइडर पर्सपेक्टिव में देखिए। अगर जो करंट ग्लोबल सिनेरियो है, जो एक यूनिपोलर वर्ल्ड का है, डोमिनेटेड बाय यूएस और उनके एलाइज, मान लीजिए जो नेटो नेशंस हैं, इसमें अगर कोई भी तब्दीली आती है आने वाले समय में, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान या खामियाजा जो है अमेरिका और उसके पार्टनर्स को ही झेलना होगा। ये एक तथ्य है, इसको कोई नकार नहीं सकता। एक वक्ता ने हमसे पहले कुछ ये बताया कि बिना वजह यूक्रेन पर अटैक किया है रूस ने। ये बिल्कुल गलत है और इसको मैं सिरे से खारिज करता हूं। हालांकि जनरल शिवाच इसका खंडन कर चुके हैं और ये बात सही है कि 2014 में जब से जेलेंस्की साहब को वहां पर पपेट गवर्नमेंट की तरह, प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट और लीडर की तरह वहां पे बैठाया गया, उसके बाद से पुतिन साहब लगातार इस बात की दरखास्त करते आ रहे हैं कि 2014 में नहीं थे कि उनको नेटो की तरफ इतना झुकना नहीं चाहिए। कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशन अपने देश की सीमा के अंदर घुसने तक दुश्मन का इंतजार नहीं करेगा, वो अपनी सीमा से दूर दुश्मन को रोकेगा। एक और खास बात इसमें यह है कि वेस्टर्न नेशंस ने युद्ध के शुरुआती दौर से ही जो यूक्रेन के नागरिक थे उनको हथियार सप्लाई करना शुरू कर दिया। जब हथियार नागरिक के हाथ में होता है और जब वो हथियार बंद होकर दूसरी दुश्मन सेना के ऊपर गोलियां चलाता है या मिसाइल्स फायर करता है, तो उसके बाद उसके बाद आप ये रोना लेकर नहीं बैठ सकते कि मेरे सिविलियंस को क्यों मार रहे हैं, क्योंकि जब सिविलियन के हाथ में हथियार आता है तो अब वो एक्चुअल कन्वेंशन के हिसाब से सिविलियन नहीं रह गया, वो सामने दुश्मन सेना का सैनिक के रूप में लड़ रहा है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। एक और खास बात तो इस युद्ध की समझ में आती है कि पुराने युद्धों में जब भी अमेरिका और नेटो एलाइज ने किसी देश पर, चाहे वो अफगानिस्तान हो या फिर इराक हो, जब भी किसी पर अटैक किया तो हमें युद्ध के चलते समय और साथ ही साथ इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज और मेलोड्रामेटिक स्टोरीज बना के परोसी नहीं जाती थी। समझना यह है कि हथियार जब विचलित कर देने वाली तस्वीरें सामने आती हैं तो फिर आप उसको ऐसे नहीं, ठीक है मतवान साहब, आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। स्थिति भयावह है। यूक्रेन रूस युद्ध का नतीजा कब सामने आएगा, किस रूप में सामने आएगा, ये भी बड़ा सवाल है। ये जंग वैसे एक न एक दिन जरूर खत्म हो जाएगी। सियासत फिर फलेगी फूलेगी, नेता फिर मिलेंगे, बातें होंगी, हाथ भी मिलाए जाएंगे, समझौतों के नाम पर फिर गले भी मिल जाएंगे। लेकिन इस जंग की असली कीमत चुका रहा है यूक्रेन का आम आदमी, जिसकी तस्वीरें लगातार आज तक आप तक पहुंचा रहा है। उसका क्या होगा? वो आम आदमी जो जीवन में सिर्फ सुकून चाहता है, जो सिर्फ अपनों का साथ चाहता है, जो छोटे छोटे सपनों में भी अपनी बड़ी बड़ी खुशियां ढूंढ लेता है। ये जंग उनकी जिंदगी, उनके अपने, उनके सपने, उनके अरमानों, उनकी खुशियों को जलाकर खाक कर रही है। ताकत, अदावत, सीमा, शक्ति और सुरक्षा के नाम पर होने वाली ये जंग दरअसल मानवता के नाम पर कलंक होते हैं। जंग दरअसल मनुष्यता पर पशुता की जीत है।
बूचा की ये तस्वीरें हमें बताने के लिए काफी हैं कि सियासत कैसे इंसानियत को हैवानियत में तब्दील कर देती है।